बताया कि रिसर्च का क्या स्थिति है और एक जो हाल ही में अगस्त में ही एक बिल लाया गया है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ मेरा भी समझ है साझा करना चाहूँगा। और ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क के तरफ से बारे में एक चर्चा एक विज्ञप्ति भी किया गया था कुछ दिनों हफ्तों पहले, उससे थोड़ा सा मैं कुछ आपके साथ और ट्रेन शेयर करना चाहूँगा। ये जो NRF बिल या इसका जो ढांचा है, एक पूरा जो अलग अलग पहले क्या हो रहा था कि अलग अलग इंडियन गवर्नमेंट के केंद्र सरकार के जो अलग अलग डिपार्टमेंट थे वो पहले अपने तरीके से रिसर्च को प्लान कर रहे थे, उसका फंडिंग में अपना योगदान हो रहा था। लेकिन अभी एक ढांचा बनाने का कोशिश चल रहा है जहाँ पे सीधा एक सेंट्रल केंद्रीकरण करने का, एक सेंट्रलाइजेशन का तरीका चल रहा है, जहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो सारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, पब्लिक हेल्थ, अदर जितने भी सारे बायोटेक्नोलॉजी, सारे रिसर्च का फंडिंग का एक बॉडी है, जो एक बोर्ड बनेगा NRF का बोर्ड, उसी के बोर्ड के डिसीजन के आधार पे सारा फंडिंग होगा। और उस बोर्ड पे कौन है अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज तो रहेंगे जरूर, प्राइम मिनिस्टर भी रहेंगे, लेकिन उसमें प्राइवेट सेक्टर के, इंडस्ट्री के साथी रहेंगे। हमें कोई ये इसमें बहुत सोचने की बात नहीं है, अगर प्राइवेट सेक्टर का जिक्र किया जाए तो कौन लोग उसमें रहेंगे और किनके एजेंडा पे वहां पे रिसर्च बनेगा। तो देश के कौन से, जैसे प्रोफेसर राठी भी बता रहे थे कि देख कौन क्या रिसर्च करेगा पहले से तय किया जाएगा और उसमें कौन तय करेंगे जो एक कुछ खास इंटरेस्ट को देखते हैं, कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट ऐसे। तो इसका जो ढांचा बनाया जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि 70% जो रिसर्च का फंडिंग है वो आएगा निजी क्षेत्र से, प्राइवेट सेक्टर डिटरमाइन करेंगे 70% फंड और सरकार सिर्फ 30% इसका फंड देंगे। दो चार चीजें इसमें अहम है। एक तो पहली बात, हमारे देश में मैं थोड़ा सा कुछ आंकड़ा आपके सामने इस संदर्भ में रखना चाहूंगा। भारत में जो रिसर्च का फंडिंग है, सरकारी जो खर्चे हैं, वो मानिए ब्रिक्स कंट्रीज से तुलना करें, जिनके साथ हम लोग ज्यादा तुलना करते हैं कि हम ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनके साथ हमारा आजकल ज्यादा हो सकता है, तो या G20 देशों का तुलना कर लिया जाए तो रिसर्च में जो फंडिंग हो रहा है वो भारत में पब्लिक फंडिंग सबसे कम है। अब पिछले 20 सालों में ये और घट गया है, 1% भी नहीं है। 2000 सन में ये था 0.8%, 1% से भी कम, और वो घट के अभी हो गया है 0.65%। तो और पर कैपिटा में टर्म्स में देखेंगे तो ब्रिक्स के कंट्रीज या G20 के देशों को ले लीजिए, 5 से 6 गुना वो हमारे से ज्यादा शोध पे खर्चा करते हैं। ये तो वास्तविकता है। और इस पे आप बोल रहे हैं कि ज्यादातर जो है प्राइवेट सेक्टर पैसा डालेंगे। अभी क्या कर रहे हैं, प्राइवेट जितना रिसर्च में खर्चा होता था प्राइवेट सेक्टर में 80 के दशक में, 2000 के शुरू में, वो भी GDP के फीसदी में घटता जाता है। यहाँ पे दुनिया भर में अगर देखेंगे तो ज्यादातर रिसर्च जो होता है सरकार के, जनता के पैसे से वो रिसर्च को फंड किया जाता है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग अब सरकार उससे हाथ हटा लेंगे और प्राइवेट सेक्टर के थ्रू ये किया है। एक दो आंकड़ा मैं और जोड़ना चाहूंगा। अगर आसपास के कुछ देश हम लोग देख लें, थोड़ा सा मानिए जो अच्छे से रिसर्च कर रहे हैं, चाइना हमारे से कई गुना ज्यादा खर्चा करती है, मलेशिया, साउथ कोरिया, एशिया के जो कंट्रीज है, 10 लाख लोगों में कितने रिसर्चर्स हैं? भारत में 10 लाख में सिर्फ 262 रिसर्चर्स हैं। और ऐसे देश है जो साउथ कोरिया मानिए या चाइना मानिए या जापान, मलेशिया, इसमें 1000 से ज्यादा
तो हमें बहुत सारे और रिसर्चर्स चाहिए इस देश में, लेकिन हो क्या रहा है कि इसको आप बोल रहे कि सरकार इसका खर्चा नहीं करेंगे, वो निजी क्षेत्र से पैसा खाएगा और ये पूरा एक सेंट्रलाइज तरीके से होगा, एक बॉडी जो है जो इसको करेगा और उसमें सारे कॉर्पोरेट्स के इंटरेस्ट। तो हम लोगों का क्या तजुर्बा है इस देश में जो आप भली भांति जानते हैं, ऐसा हुआ कोविड का एक्सपीरियंस ले लीजिए, दुनिया भर में भी और हमारे देश में जो मूलभूत रिसर्च था, जो जेनेटिक जीनोम कोड बनाने का था या जो मेन वैक्सीन के लिए जो मेन कंटेंट्स थे, वो कहाँ पैदा हुए? वो रिसर्च सोर्स से आया जो देश दुनिया भर के जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज के फंड से वो हुआ। फिर आप क्या किए, उस जो मानी कोवैक्सीन बन गया, कोविशील्ड बन गया, तो उसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया कि आप इससे मुनाफा कमाओ। कोविड के जो जितने पब्लिक रिसर्च जितने रिसर्च फंडिंग हुआ उसके 90% आया सरकारी खर्चों से। दुनिया के जो अमीर देश है वो ज्यादा खर्चा किए, लेकिन फाइनली वो आप दे दिए प्राइवेट सेक्टर को मुनाफा के लिए। और उससे क्या हुआ, वो वैक्सीन गया सिर्फ विकास जो विकसित देश है उनके पास, जो WHO के या विकासशील देशों के जो कॉन्ग्लोमरेट्स है उनके पास वैक्सीन पहुंचाएंगे। तो यही आज का ये जो ग्लोबल जो आर्किटेक्चर है रिसर्च फंडिंग का, उसी ढांचा को हमारे देश में लाने का पहले से भी कोशिश हो रहा है और ये NRL बिल जो है उसको पक्का करने का पूरा एक साजिश है। अगर और हरियाणा का स्थिति जो आप सारे हमारे साथी बताए हैं, बहुत विस्तार से बताए, देश का जो प्रमोद जी भी बोल रहे थे, रिसर्च हायर एजुकेशन का जो है 80%, 77% खर्चा तो राज्य सरकार करती है, 95% इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज राज्य सरकार के पास है। लेकिन वहां पे हम लोग जैसे अच्छे से जानते हैं कि बहुत सारे वैकेंसीज है। जितना रिसर्च होता है वो जो 40,000 के आसपास हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसमें से सिर्फ 1% में रिसर्च हो पाता है आज के देश में। क्योंकि अच्छे जो फैकल्टीज, अगर 80% वैकेंसीज होंगे सरकारी कॉलेज में तो कौन रिसर्च करेगा, पढ़ाएगा कि रिसर्च होगा। जो NRF का कहना है कि जो राज्य सरकारी स्तर पे जो शिक्षा प्रतिष्ठान है वहां पे और अच्छे से फंडिंग किया जाएगा, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर से थोड़ी होगा। जो बॉडी, अगर एक गवर्निंग बॉडी जो बोर्ड का जिक्र किया जा रहा है, किसको पैसा देंगे? वहां पे तो IITs को ही ज्यादा मिलेगा, IIScs को मिलेंगे, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है। राज्य स्तर में जो रिसर्च होना जरूरी है, यहाँ पे प्रोफेसर राठी बहुत अच्छे से बोले कि जहाँ पे ज्यादातर वंचित लोग, दलित, माइनॉरिटीज के महिलाओं का, गर्ल्स का एजुकेशन जहाँ पे निर्भर करता है, वहाँ पे तो आपका फंडिंग कम होता जा रहा है धीरे धीरे। और NRF जैसे इंस्टीट्यूशन से जो है वो और ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा सेंट्रलाइज होगा। एक और बहुत अहम पहलू इस NRF में है, अमेरिका में 1980 के दशक में एक बिल आया था जो है बाय-डोल एक्ट बोलते हैं। क्या है इसका था कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, सरकारी आम जनता के पैसे से जो इंस्टीट्यूशन में रिसर्च हो रहा है, वो सिर्फ उस रिसर्च को आप पेटेंट के दायरे में लाइए, ज्यादा पेटेंट के दायरे में लाइए और वहां से आप जो है रेवेन्यू आप पेटेंट कीजिए और उससे रेवेन्यू जनरेट कीजिए। सरकार खर्चा नहीं करेगी, आप पेटेंट करके आप उसको कीजिए। हमारा क्या इतिहास है, हम लोग देखें जो बायोटेक्नोलॉजी का, मेडिसिन का रिसर्च भी हुआ, जितने ट्रांसफॉर्मेशनल रिसर्च था, मूलभूत जो रिसर्च था वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में हुआ। एंटीबायोटिक बनाना था तो वो उसका क्या टेक्नोलॉजी होगा वो सरकारी संस्थाओं में बना, फिर उसको प्राइवेट के हाथ में दिया। अगर एक ऐसा रिसर्च आर्किटेक्चर बन रहा है जहाँ पर पूरा चीज प्राइवेट सेक्टर के विंग्स में होगा, उनके प्रायोरिटीज में होंगे, तो हम सोच सकते हैं कि इंक्लूजन का बात तो चला ही जाएगा और वो पूरा कॉमर्शियलाइजेशन का जो है, रिसर्च को कॉमर्शियलाइजेशन करने का प्रक्रिया और ज्यादा से ज्यादा उसमें बढ़ जाएगा और इससे इंक्लूजन तो सफर करने ही वाला है। एक आप लोग सब जानते हैं, लेकिन सेंट्रल
गवर्नमेंट की जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है वो भी आज के तारीख में खुश नहीं है, क्योंकि बहुत समय से उनके जो फंडिंग है उसमें कटौती हो रहा है, जो सैलरीज है रुका हुआ है। आपको अगर इक्विपमेंट खरीदना है तो एक सेंट्रल पोर्टल से खरीदना पड़ेगा। तो पूरा जो रिसर्च का प्रक्रिया है एक तरफ जहाँ पे उसमें सिंक्रोनाइजेशन का वो चल रहा है, उसके साथ साथ उसमें सारे जो है सेंट्रलाइजेशन का प्रक्रिया चल रहा है। हमें चाहिए कि जो उच्च शिक्षा हमारा जो एक स्कीम है, आप सबको पता है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, वहां पे पैसा आए, वहां पे स्टेट्स को और पैसा दिया जाए, ना कि NRS जैसे संस्था जो ज्यादातर राज्य सरकारों का उसमें कोई से नहीं रहेगा और ये एक केंद्रीकरण का प्रक्रिया हो जाएगा। मेरा आप सबसे ये निवेदन रहेगा कि NRS बिल को हम लोग अच्छे से इसको पुरजोर तरीके से इसका विरोध करें और कोशिश करें कि राज्य सरकार के जो शिक्षण संस्थान हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, वहाँ पे भर्तियाँ हो, फैकल्टीज का रिक्रूटमेंट हो और रिसर्च स्ट्रेंथन हो, क्योंकि जो इंक्लूजन का मुद्दा है वो उनके थ्रू ही हो पाएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। साथियों, पार्टी में धर्मेंद्र फोगाट जी है।